नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। तो हम सब ने पढ़ा होगा महाजनपद। तो महाजनपद जो है मौर्य काल से जाना जाता है, उससे पहले से भी जाना जाता है। तो हम आज जानेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। महाजनपद जो शब्द है भारत प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाई को कहते थे। तो मतलब जो प्रशासनिक इकाई होती थी राज्य के जैसे, पहले उसे महाजनपद या जनपद के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में इनका कई बार उल्लेख मिलता है कि महाजनपद क्या थे, क्यों बनाए गए थे, उनकी राजधानियां क्या थी। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, 6ठी से 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ के रूप में माना जाता है। रीजन इसका यह रहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता का उस समय पतन हो रहा था और भारत में बड़े शहरों का उदय भी उसी के साथ साथ श्रवण आंदोलन के माध्यम से हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो आंदोलन थे, इन्हीं के माध्यम से हुआ। तो महाजनपद के बारे में हमें पता लग गया कि शहरीकरण, जो प्राचीन काल में शहर होते थे या शहरों के जैसे नगर होते थे, उन्हें महाजनपद के नाम से प्रतिपादित किया गया था। तो नगर का शासन प्रशासन जनपद या महाजनपद से चलाया जाता था प्राचीन भारत में। तो इस तरीके से जो प्राचीन भारत था उस समय वहां पे नगरों के माध्यम से चलाया जाता था। तो हम देख सकते हैं सूची 16 महाजनपदों की। इसमें सबसे पहले नंबर पर अवंती है, फिर अस्मक आता है, अंग, कंबोज है, काशी, कुरु, कौशल, गांधार, चेदी, वज्जी, वत्स, पांचाल, मगध, मत्स्य, मल्ल, सुरसेन। तो आप ये देख सकते हो भारत के नक्शे पे कंबोज ये रहा, गांधार ये रहा जो कि अब पाकिस्तान में है, कुरु, सुरसेन, मत्स्य, वत्स, अवंती, असाक, मगध, काशी, मल्ल, कौशल, पांचाल, कुरु, फिर से वृज्जी। तो ये सारे जो शहर थे 600 ईसा पूर्व या 6ठी ईस्वी में हम इसे देख सकते थे। इन्हीं को 16 महाजनपद के नाम से बोला गया था। यही सूची है 16 महाजनपदों की। इनके बारे में और हम विस्तार से जानेंगे। ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंदुकुश से गोदावरी नदी तक फैले हुए थे। दीर्घ निकाय में महागोविंद सूत्र भारत की आकृति का वर्णन करते हुए उसके उत्तर में आयताकार, कहते हैं कि उत्तर साइड में आयताकार जैसा दिखता था और दक्षिण में 3 कोने का दिखता था, त्रिभुजाकार, जैसे बैलगाड़ी होती है उस तरीके से दिखाया गया था या दिखता था उनको कि भारत का आकार कुछ ऐसा था कि पहले आप अगर उत्तर में देखो तो आयताकार था और उसे दक्षिण में देखो तो बैलगाड़ी जैसा वो दिखता था, त्रिभुजाकार का। तो इस तरीके से उन्होंने बताया इसको। बौद्ध निकायों में भारत को 5 भागों में वर्णित किया गया है। बताया गया कि भारत को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उत्तरापथ, मध्य देश, प्राची, दक्षिणापथ, अपरांत मतलब पश्चिमोत्तर भाग, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग का उल्लेख मिलता है। इससे इस बात का भी साक्ष्य या प्रमाण या तरीके सबूत मिलता है कि भारत की भौगोलिक एकता सदियों पुरानी है। भौगोलिक एकता भारत की सदियों पुरानी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको। भारत की भौगोलिक एकता ईसा पूर्व 6ठी ईस्वी से परिकल्पित है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म, भगवती सूत्र और सूत्र कीर्तांग, पाणिनि, अष्टाध्यायी, बौधायन, धर्म सूत्र, इन सब में जो कि 6ठी 7वीं ईस्वी पूर्व में रचित हैं और महाभारत में भी उपलब्ध जनपद की सूची पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे उत्तर में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्वी असम तक यहाँ पर जनपदों का पूरा वर्चस्व था और यहाँ जनपद के रूप में एरिया विभाजित थे। तो जनपदों की स्थिति एक तरीके से राज्य के अनुसार है। जैसे आज एक तरीके से 29 राज्य 28 राज्य भारत में विद्यमान है। तो शुरुआती दौर में जनपद हुआ करते थे। 16 जनपद कहीं पे हैं, मतलब दिखाया गया है कई
जो प्राचीन ग्रंथ है, 16 जनपदों के बारे में बताया गया है, कहीं 22 जनपदों के बारे में बताया गया है। तो हम एक एक करके उसकी जानकारी के बारे में आगे देखेंगे। तो देखते हैं, कौटिल्य, चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य में था। उन्होंने एक चक्रवर्ती सम्राट के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष की राजनीतिक एकता के माध्यम से एक बृहत्तर संगठन भारत की परिकल्पना की थी। तो उनका मानना था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ऐसा राज्य हो जहां पर एक ही राजा का शासन हो। तो छठी ईसा पूर्व दूसरी सदी तक, दूसरी से छठी तक यही परिकल्पना प्रचलन में रहे। तो जो सिक्के वहां पर उस समय मिले वो सब एक ही जैसे थे, दूसरी से लेकर छठी ईसा पूर्व तक। तो चौथी सदी के संपूर्ण भारत में एक ही मुद्रा चलती थी। तो चौथी चौथी देख लो, दूसरी से चौथी, चौथी से छठी, उस समय जो पैसे प्रचलित थे एक ही थे, या एक ही तरीके के सिक्के पाए जाते थे। तो इससे उस युग के भारत में एकता की तरफ झलक मिलती है कि भारत हमेशा से कुछ इसी स्वरूप में रहा होगा। ईसा पूर्व छठी सदी में व्याकरण पाणिनि ने 22 महाजनपदों का उल्लेख किया है। तो उनके अनुसार भारत के टोटल 22 महाजनपद थे। इनमें से 3 तो बहुत ही ज्यादा प्रमुख बताया उन्होंने। मगध, मगध तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बाद में भी प्रमुख रहा। कौशल तथा वत्स, इन्होंने इनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। आरंभिक बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में इनके बारे में अधिक जानकारी मिलती है। यद्यपि कुल 16 महाजनपदों का नाम ही मिलता है, पाणिनि ने 22 बताया लेकिन 16 ही मिलता है जैन और बौद्ध ग्रंथों में। पर ये नामकरण अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग है। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये अंतर अलग अलग या भिन्न भिन्न समय पर राजनीतिक परिस्थितियों के बदलने के कारण हुआ है। इसके अतिरिक्त इन सूचियों के निर्माताओं की जानकारी भी उनके भौगोलिक स्थिति से अलग हो सकती थी, क्योंकि भाई कोई लिख रहा है ग्रंथ, वो कहीं और रहता है, उसको उतनी जानकारी है नहीं है जिसके माध्यम से जानकारी मिल रही है। वो राजा कैसा था या उसका मंत्री कैसा था, इस तरीके से ये थोड़े अंतर आ गए थे, विभिन्नताएं आ गई थी। तो बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय महावस्तु में 16 जनपदों का उल्लेख है। आपके सामने सूची दी गई है महाजनपदों की। काशी जो उस समय था उसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। कौशल इस समय श्रावस्ती है। अंग, चंपा, चेदी, शक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिष्णा, कौंपिल्य, मत्स्य, विराटनगर, सुरसेन, मथुरा, अस्मक, पैठान, अवंती, उज्जैन, गांधार, तक्षशिला, काम्बोज, हाटक, वज्जी, वैशाली, मल्ल, कुशीनगर, मगध, गिरी, वज्र और राजगिरी। तो एक तरीके से हमने देखा कि किसकी क्या राजधानी थी। अब थोड़ा जो 16 महाजनपद थे इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे क्या कार्य था, कौन राजा था, कैसे वहां पर शासन हुआ करता था, क्या उनकी उपयोगिता थी। तो उनमें सबसे पहले आ रहा है काशी। इसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। तो इसकी राजधानी वाराणसी वरुणा और अस्सी नदी के बीच स्थित थी। यहाँ का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। प्रारंभ में ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। काशी बहुत ज्यादा पावरफुल या मजबूत या ये बोले ताकतवर जनपद था, महाजनपद था। इसका अधिकार कौशल व अंग पर भी था, परंतु बाद में कौशल की शक्ति के आगे इसने आत्मसमर्पण कर दिया। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल अवध का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अचिरवती राप्ती नदी के तट पर बसी थी। यहाँ सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक प्रसेनजीत इक्ष्वाकु का कुल था, शासन चलता था उसका। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने विद्रोह कर इसके पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया। प्रसेनजीत शरण लेने अपने दामाद अजातशत्रु के पास राजगिरी पहुंचा, परंतु राजमहल के बाहर ही इसकी मृत्यु हो गई, या यूं कह लो हत्या कर दी गई। चेदी वर्तमान में बुंदेलखंड का इलाका चेदी कहलाता था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। इसकी राजधानी आप
कह सकते हो कि क्या थी, शक्तिमती थी। इस राज्य का उल्लेख महाभारत में भी है। चेदी का उल्लेख महाभारत में भी है। शिशुपाल यहाँ का राजा था। वत्स या वत्स की राजधानी कौशाम्बी। भगवान बुद्ध के समय यहाँ का शासक उद्यान या उदयन था। इसे अवंती के शासक प्रद्योत ने बंदी बना लिया और अपनी पुत्री वासदत्ता का संगीत शिक्षक नियुक्त कर दिया। राजा को संगीत शिक्षक बना दिया गया। दोस्तों, उद्यन और वासदत्ता के बीच प्रेम संबंध हो गए तो वे भागकर कौशाम्बी आ गया। भास ने इसी पर आधारित स्वप्न वासदत्ता नामक कहानी की रचना की। कौशाम्बी बौद्ध व जैन दोनों धर्मों का प्रमुख केंद्र थी। यह जैनियों के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु की जन्मस्थली है। यहीं के प्रभास गिरि पर्वत पर उन्होंने तप किया था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। यह आधुनिक दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर क्षेत्र पर विस्तृत था। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौरव्य था। यहाँ के लोग बल बुद्ध के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। हस्तिनापुर नगर इसी में पड़ता है। हस्तिनापुर आप सब तो जानते हैं, दुष्यंत राजा, सुना होगा शकुंतला दुष्यंत कहानियां, उसी हस्तिनापुर की बात हो रही है। पांचाल, यह आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के क्षेत्र में विस्तृत था। पांचाल दो भागों में विभक्त था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या अहिच्छेत्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल्य थी। कन्याकुंज कन्नौज इसी के अंतर्गत आता है। मित्रों, बात करते हैं मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। यह आधुनिक जयपुर के निकट स्थित था। इसका संस्थापक विराट था। सुरसेन की राजधानी मथुरा। यहाँ का शासक अवंती पुत्र था। यह महात्मा बुद्ध का शिष्य था। इसी के माध्यम से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अस्मक, पैठान, प्रतिष्ठान, पोतन, पोटिल, ये राजधानियों के नाम है अस्मक के। यह दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था। यह गोदावरी के तट पर स्थित था। यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन था। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। यहाँ शासक चंद्रप्रयोत महासेन था। यह राज्य दो भागों में विभक्त था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। दोनों राजधानियों के बीच वेत्रवती नदी बहती थी। मगध के अतिरिक्त यही राज्य था जहां लोहे की खानें थी। तो एक तरीके से आप जान सकते हैं अवंती में लोहे की खानें पाई जाती थी। मगध के अलावा सिर्फ यही एक महाजनपद था जहां लोहे की खानें पाई जाती थी। गांधार, सुना तो होगा आपने इसके बारे में। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार काबुल घाटी में स्थित था। पुष्प कलावती यहाँ के द्वितीय प्रमुख नगर थे। काम्बोज, इसकी राजधानी हाटक और राजपुर। काम्बोज अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था और अफगानिस्तान में पड़ता था। कौटिल्य ने इसे वार्ता शास्त्रोजीवी संघ कहा। मगध एक ऐसा राज्य जहां से मौर्य साम्राज्य को अच्छे से चलाया चंद्रगुप्त ने और आने वाली पीढ़ियों ने। मगध महाजनपद दक्षिण बिहार के पटना गया जिले में स्थित था। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर या राजगिरे थी, जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा होने के कारण गिरि ब्रिज के नाम से भी जानी जाती थी। मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी और बृहद्रथ के बाद जरासंध यहाँ का शासक था। शतपथ ब्राह्मण में इसे कीकट कहा गया। आधुनिक पटना तथा गया जिले और आसपास के क्षेत्र महाजनपदों की सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक के रूप में जाना जाता है। इस पर हर्यक नंद और मौर्य आदि ने शासन किया था। तो एक तरीके से मौर्य वंश के नाम से मगध बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, आप सबने पढ़ा होगा। वज्ज या वैशाली, वज्ज की राजधानी वैशाली।
यह 8 जनों का संघ था, जिनमें सबसे प्रमुख लिच्छवी थे। इसकी राजधानी गंडक नदी के तट पर स्थित थी। गंगा नदी वज्जी और मगध के बीच की सीमा का निर्धारण करती थी। इस संघ में 8 न्यायालय थे। लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र कहा जाता था। वहां लोगों का शासन होता था। यह आधुनिक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ता है। मल्ल, कुशीनगर जिसे आप कह सकते हैं, तो ये वहां पर पड़ता है। तो एक तरीके से आप जान सकते हैं कि जो ये जगह है जिसे हम कहते हैं मल्ल, ये यहाँ पर पड़ता है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। तो हम उस चीज को देख सकते हैं कि यह 2 भागों में विभक्त था। इसके उत्तरी भाग की राजधानी कुशीनगर और दक्षिणी भाग की राजधानी पावा थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद मल्लों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी और वे मगध के साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार हो गए। तो यहाँ पर जो मल्ल शासक थे, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी। जो मल्ल लोग थे, इनका यहाँ से शासन क्या हुआ, मल्लों का शासन यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जो मगध की साम्राज्यवादी नीतियां थी, इसकी वजह से इन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी। तो समझ में आ रहा होगा आप सबको। धन्यवाद, आप सबने इतने ध्यान से सुना। आप सब अच्छे से पढ़ो और हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। कोई अगर करेक्शन है, कोई और तरीका है, तो उसके लिए आप लोग बेशक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी हम अपनी जानकारी से और आपके ज्ञान के लिए नए नए चैप्टर्स अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले में।